नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए आज समझते हैं श्रेणी के बारे में कि यह श्रेणी होता क्या है। तो इससे पहले कुछ और बेसिक चीज समझते हैं कि होता क्या है। जैसे सबसे पहले आपको जानना है अनुक्रम। अनुक्रम यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है यानी अनुक्रम क्या होता है। तो यदि किसी संख्या के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगाकर लिखा जाए, अल्प विराम का चिन्ह जैसे अगर मान लीजिए संख्या लिखा है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, यदि किसी संख्या के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगाकर लिखा गया हो तो उस संख्या को अनुक्रम में कहते हैं यानी कि सीक्वेंस में कहते हैं। उसके बाद आता है श्रेणी। उसके बाद श्रेणी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये श्रेणी है, ये श्रेणी है। श्रेणी यानी सीरीज। श्रेणी यानी सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो यदि किसी संख्या के बीच में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, या -3, -6, -9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से यदि किसी संख्या के बीच में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो इस संख्या को कहते हैं कि यह संख्या श्रेणी में है यानी कि सीरीज में है। ये सिर्फ संख्या को दिखाने के लिए हम अनुक्रम और श्रेणी का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि अनुक्रम में क्या होता है कि किसी भी संख्या के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। अगर किसी भी संख्या के बीच में अल्प विराम का जब चिन्ह लग जाता है, जैसे यहाँ पे लिख दे 3 और 6, बीच में अल्प विराम का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 6 में कोई संबंध नहीं है। यदि इसी संख्या को हम 3 + 6, तो इसका मतलब है कि यह संख्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यानी कि सीरीज में है, क्रम से है, लगा हुआ है। या ऐसे लिख दे -3 या -6, तो ये भी संख्या क्या है, क्रम में है। तो अनुक्रम और श्रेणी में सिर्फ इतना अंतर है कि अनुक्रम में जब संख्या लिखा हुआ रहता है तो इसके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगा होता है, और श्रेणी में उसी संख्या को लिखते हैं तो बीच में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। इससे हमारे प्रश्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दो तरीका से हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि श्रेणी क्या होता है। इसके बाद श्रेणी, प्रोग्रेशन होता क्या है। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन होता क्या है, तो यदि कोई संख्या एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लिखा गया हो तो वैसे संख्या को हम श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, यानी यह संख्या एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लिखा गया। जैसे यह संख्या बढ़ते क्रम में है और एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है, यानी 10 के बाद 20 है यानी कि 10, फिर 20 के बाद 30 है यानी कि 10, यानी कि एक निश्चित नियम का यह पालन कर रहा है। या ऐसा अगर लिख दे संख्या 100, 80, 60, 40, 20 डॉट डॉट, तो ये भी संख्या एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो यदि कोई संख्या एक निश्चित नियम का पालन करते हुए लिखा गया हो तो उस संख्या को कहते हैं कि वह संख्या श्रेणी में है। श्रेणी और श्रेणी में अंतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, श्रेणी के 3 रूप होते हैं। श्रेणी जो होता है 3 तरह के होते हैं। पहला होता है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये 3 तरह के श्रेणी होते हैं, और 3 तरह के श्रेणी में हमें 10th में सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी के बारे में, और वो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी 11th में पढ़ा जाता है। अभी सिर्फ बात करना है हमको समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आइए समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, और इससे संबंधित हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि समांतर श्रेणी आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो यदि किसी संख्या के बीच में, यदि किसी संख्या, या इसको बोल सकते हैं कि यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी, ध्यान रखिएगा, यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी, श्रेणी नहीं, श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर एक समान होता है तो कहते हैं कि वह संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है। फिर से सुन ले, यदि किसी अनुक्रम या श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर एक समान हो तो वह संख्या को कहते हैं कि वह संख्या एपी में है। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि किसी संख्या के लगातार 2 पदों का अंतर एक समान हो तो वह संख्या एपी में कही जाएगी यानी कि समांतर श्रेणी में कही जाएगी। ठीक है,
समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उसको A1, A2, A3 डॉट डॉट AN से या इसी चीज को दिखाया जाता है T1, कहीं कहीं रहेगा T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट TN से। यानी A1, A2, T1, T2 का मतलब होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से दिखाया जाता है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, या इसको हम कहेंगे सार्व अंतर, इसको कहेंगे सार्व अंतर। ये होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम डी से दिखाते हैं, उसका हिंदी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर बराबर होता है A2 यानी कि दूसरा पद माइनस A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब पहला पद। तो हम इन दोनों में से कोई एक तरीका से सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अगर हम यहां संख्या लिखें, देखिए 2, 4, 6, 8, तो अगर हम पूछे कि बताइए कि 8 के बाद क्या होगा, तो इतना संख्या के बाद समझ में आ रहा है कि 8 के बाद क्या होगा 10। अगर पूछे 10 के बाद क्या होगा 12। तो ये संख्या आ कैसे रहा है, हम कैसे जान पा रहे हैं कि 10 के बाद 12 भी होगा, 12 के बाद 14 ही होगा, कैसे जान पा रहे हैं। तो यदि ये दोनों संख्या का हम अंतर निकालें तो इसका अंतर कितना है 2, इसका भी अंतर कितना है 2, इसका भी अंतर कितना है 2, इसका भी अंतर कितना है 2, यानी कि इनके लगातार दो दो पदों के बीच का अंतर जो है एक समान आ रहा है, ठीक है। तो हमको अगर अगला पद ज्ञात करना है तो यही सार्व अंतर को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। जैसे यहां देखिए 12 है, 12 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14, फिर 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16। इस तरह से हम कितना भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम निकाल सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एपी जो होता है, जो समांतर श्रेणी होता है, उसका पद कैसे चलता है, ठीक है। इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे देखिए अगर बात कहा जाए पहला पद, तो पहला पद को क्या दिखाते हैं A1, दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या बोलेंगे A2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम क्या कहेंगे A3। इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद बढ़ते चले जाएंगे। तो एक नियम है कि जितना पद हमसे पूछेगा उसमें से एक कम करना है और सार्व अंतर के साथ गुना कर देना है। देखिए कैसे लिखेंगे कि सब में पहला पद तो सब में रहेगा A। अब जितना पद हमसे पूछेगा, जितना पद पूछेगा उसमें से एक कम करना है और डी के साथ गुना करना है। तो यहां पहला पद पूछा है, पहला पद पूछा है, तो पहला पद में क्या करेंगे, तो 1 माइनस 1 और किस में गुना करना है डी में, ठीक। यहां दूसरा पद है तो यहां लिखेंगे 2 माइनस 1 और किस में गुना करना है डी में। यहां पूछा है तीसरा पद तो लिखेंगे 3 माइनस 1 डी से गुना करना है। यानी कि हमें जितना पद यहां पूछेगा उसमें से एक कम करना है। तो इसको अगर हल करें तो क्या मिलेगा, ए का ए हो गया प्लस एक में से एक जाएगा तो 0 गुना डी। अगर हल करें तो ए प्लस 0 यानी कि क्या आएगा ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि A1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। A1 जो है किसके बराबर होता है, ए के बराबर। अब इसको देखिए हल कीजिए, तो ए का ए प्लस 2 में से एक गया 1 गुना डी बराबर यहां मिलेगा ए प्लस डी। फिर देखिए ए का ए प्लस 3 में से एक जाएगा तो 2 डी यानी कि ए प्लस 2 डी। अगर यहां पे बोला जाए कि चौथा पद क्या होगा, चौथा पद, तो चौथा पद को क्या लिखेंगे A4। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो इसको हम लिखेंगे ए का ए प्लस, यहां 4 है तो 4 में एक कम करेंगे कितना होगा 3 और किसके साथ गुना करना है डी के साथ, तो यहां क्या आ गया 3D। अगर हमसे इसी तरह से पूछ दे कि बताइए कि 10वां पद क्या होगा A10, तो क्या करना है 10वां पद क्या होगा, तो A प्लस 10 है, एक कम कीजिए तो 10 में से एक जाएगा तो 9D। समझ में आ रहा है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताइए कि A का 20वां पद बराबर क्या लिख पाएंगे, तो A प्लस 20 है, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 19 और D, ठीक है। यानी कि एपी का जो क्रम होता है, पद जो होता है इस तरह से बढ़ता है कि जितना पद हमसे पूछेगा उसमें से एक कम करेंगे और डी के साथ गुना करेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे का पद हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो यदि मानिए आपसे पूछ देगा कि बताइए
कि a का 51वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो a 51 बराबर हम लिखेंगे a प्लस 51 है, एक कम करना है तो कितना आएगा 50 और d। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर हम यहां देखिए A22 अगर है तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस 21D। अगर ये बोल देगा कि A17 तो क्या लिखेंगे A प्लस 16D। कोई दिक्कत नहीं है, जितना पद पूछ रहा है उसमें से एक कम करके D के साथ गुना कर दे रहे हैं। अगर पूछ देगा यहां बताइए AP, अब तो फंस गए, यहां फंसे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करना है, तो जितना पद हम क्या बोले कि जितना पद पूछेगा, कुछ भी यहां पूछे उसमें से एक कम करना है और डी के साथ गुना करना है। तो पी पूछा है, कोई बात नहीं है, ए का ए प्लस, अब यहां कंफ्यूज कर जाते बच्चे कि अब क्या होगा, पी में से एक कैसे जाएगा, तो इसको हम लिख तो सकते हैं ना, पी में से एक कम करेंगे और डी के साथ गुना कर देंगे। जो चीज भी यहां पूछे, कुछ भी यहां पूछ रहा है उससे कहीं थोड़ा सा भी नहीं अकबकाना है, बस नियम याद रखना है कि एक कम करना है। अगर मान लीजिए यहां पूछ देगा कि ए आर, कोई टेंशन नहीं है, ए प्लस आर है तो आर में से एक कम करेंगे और डी के साथ गुना कर देंगे। अगर यहां पूछेगा ए राम, ए राम, इंटरेस्टिंग आ गया ना, ए राम, कोई टेंशन नहीं है, क्या लिखेंगे ए का ए प्लस राम का राम, इसमें से एक कम करेंगे और डी के साथ गुना करेंगे। ठीक है। अगर और आगे देखिए इसका, अगर यहां पे पूछ दे कि ए एस बराबर क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, हम आसानी से इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस एस पूछा है ना, लो एक कम करेंगे और क्या करेंगे डी के साथ गुना करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ए यहां 23 है तो a प्लस 22d इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि 23 में से एक हम कम कर दे रहे हैं। इसी चीज को अगर हमको पूरा दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, तो 23 माइनस 1 और d। अब 23 में से एक घटेगा तो 22 होगा, लेकिन यहाँ s है तो s तो नहीं घट पाएगा। अब अगर और कुछ कहा जाए, अगर यहाँ पूछेगा, बोलेगा कि a क्यू बराबर बताइए तो क्या होगा, तो बता सकते हो a प्लस क्यू पूछा है ना, तो q में से एक घटाएंगे और क्या से गुना करेंगे, d से गुना करेंगे। इसी तरह से पद जब आगे बढ़ता है तो अगर यदि आपसे पूछ दे कि बताइए भाई an बराबर क्या होगा, तो an बराबर क्या होगा a प्लस n पूछा है ना, तो n में से एक कम करेंगे और किसके साथ गुना कर देंगे, d के साथ। और यही एक फॉर्मूला निकल के आता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an जो होता है ये अंतिम पद है, an मतलब अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, और d का मतलब होता है सार्व अंतर। तो एक चीज समझ में आ गया है, ये फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्न को अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।